हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गोल्डन रेस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। लास्ट के वीडियोस में हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़ रहे थे। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार में हम लोगों ने सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज को पढ़ लिया था और आज का टॉपिक हमारा है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक प्रकार होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग की जाती है। अब देखते चलो डेफिनेशन। सबसे पहले परिभाषा क्या है, द क्लॉज विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन ऑफ मेन क्लॉज, ठीक, इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, इंग्लिश में परिभाषा हो गई। अब हिंदी में समझेंगे इसको, क्या है, वह उपवाक्य जो विशेषण की तरह कार्य करे तथा एक जटिल वाक्य में, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, स्वयं के पूर्ववर्ती उपवाक्य में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को परिभाषित करे या उसकी विशेषता बताए, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज होती है। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब इसको सरल भाषा में अगर समझना चाहे तो सबसे पहले तो इसके नाम को समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जब हम लोगों ने क्लास टॉपिक को पढ़ा था तो क्लास के कितने प्रकार पढ़े थे, 3 प्रकार पढ़े थे, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास बिल्कुल स्वतंत्र होती है, अपना पूर्ण अर्थ दे सकती है, किसी भी डिपेंड नहीं है। कोऑर्डिनेट भी डिपेंड नहीं होती है, लेकिन एक कंजक्शन के द्वारा जुड़ी रहती है। कौन सा कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है, ये आश्रित उपवाक्य है, मतलब यह अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकती है, अपने अर्थ के लिए मेन क्लास पर डिपेंड रहेगी। ठीक है, तो इस शब्द का मतलब क्या हो गया, आश्रित। सबऑर्डिनेट का मतलब हो गया आश्रित। एडजेक्टिव माने क्या है, विशेषण, क्लास माने उपवाक्य। ठीक है, तो ऐसी उपवाक्य जो अपनी मेन क्लास जो है, ठीक है, उसमें आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, क्या करे, क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता को बताए। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है कि ये वाली क्लास किस रूप से आश्रित होगी, विशेषता बताने के रूप में आश्रित होगी, इसलिए इसका नाम क्या होगा, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, मतलब किसी जटिल वाक्य में आई हुई ऐसी क्लास जो मेन क्लास में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए, उसे हम लोग सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन फिर से समझेंगे। द क्लास विच क्वालिफाइज, मतलब ऐसी क्लास जो क्वालिफाई कराए, विशेषता को बताए, किसकी, ए नाउन और प्रोनाउन, एक संज्ञा या सर्वनाम की, ऑफ मेन क्लास, मुख्य उपवाक्य में आया हुआ है जो, ठीक, इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वाक्य कौन सा होगा हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक, इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, मतलब वह उपवाक्य जो विशेषण की तरह कार्य करे तथा एक जटिल वाक्य में स्वयं के पूर्ववर्ती उपवाक्य में, मतलब इस क्लास के पहले वाला जो उपवाक्य है उसमें आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को परिभाषित करे या उसकी विशेषता को बताए, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है हमारा, इसमें पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में बताया गया है। मतलब एक सेंटेंस तो दिया गया आपके पास में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, इसमें एक मेन क्लास हो गई, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। अब वो सबऑर्डिनेट क्लास नाउन क्लास है या एडजेक्टिव क्लास है या फिर एडवर्ब क्लास है, कैसे पहचानेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नाउन क्लास को पहचानना सीखा था कि मेन वर्ब से क्या क्वेश्चन कर देंगे, इसका जो भी आंसर मिलता है वो नाउन क्लास हो जाती है। ऐसे ही इसको कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स बताए गए हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास की शुरुआत किससे होगी, सामान्यतः रिलेटिव प्रोनाउंस या फिर रिलेटिव एडवर्ब से होती है। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउंस या फिर रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये कंजक्शन मतलब जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ लिख रखे हैं मैंने। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हु है, हुज हो गया, हुम, दैट, विच, व्हाट, एज, एटसेट्रा। ऐसे ही रिलेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, व्हाई है, एटसेट्रा। ठीक, इस तरीके के। तो कैसे पहचानेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है, उसमें एक मेन क्लॉज हो गई और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की स्टार्टिंग किससे हो रही हो, इन शब्दों से हो रही हो, मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस से या फिर रिलेटिव एडवर्ब से, इनसे स्टार्टिंग हो, और स्टार्टिंग के बाद जो क्लॉज लिखी है उसके द्वारा मेन क्लास में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कराया जा रहा हो, उसकी विशेषता को बताया जा रहा हो, तब वो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब इसी वजह से, क्योंकि ये क्लॉज हमारी किससे स्टार्ट हो रही है, किसी रिलेटिव प्रोनाउन से या फिर किसी रिलेटिव एडवर्ब से, इसीलिए ये देखिए यहाँ पर से लिखा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होने के कारण इन्हें हम लोग रिलेटिव क्लास भी कह देते हैं। तो 2 नाम हो गए, एक तो हो गया सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, ठीक है, और क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन या फिर एक रिलेटिव एडवर्ब से प्रारंभ हो रहे हैं, इसीलिए इसको रिलेटिव क्लास भी कह देते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो है
आइडेंटिफाई करने के लिए आता है एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस दे देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, पूछेंगे अंडरलाइन जो पोर्शन है ये कौन सी क्लास है, ऑप्शन होंगे नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, तो हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। अगर इनसे स्टार्टिंग हो रही है और इनसे पहले वाली क्लास में आए हुए नाउन को वो क्वालिफाई करा रही है क्लास, तो कौन सी हो जाएगी हमारी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास हो जाएगी, ठीक, या फिर रिलेटिव क्लास भी ऑप्शन हो सकता है वहां पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ कंजक्शंस लिखे गए थे, देखिए हु है, हुज है, हुम है, इनका प्रयोग तो हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। हु क्या है, सब्जेक्टिव केस में आता है, हुज पॉजेसिव केस में आता है, और हुम ऑब्जेक्टिव केस में आता है। मतलब अगर मेन क्लास में आए हुए नाउन जो है वो हमें सब्जेक्ट का काम करवाना है, उसके सब्जेक्ट के बारे में विशेषता बतानी है तो हु से स्टार्ट करेंगे, संबंध बताना है तो हुज से, अगर ऑब्जेक्ट बताना है तो हुम से, ठीक। इस तरीके से इनविजिब के लिए हो गया, वस्तुओं के लिए हो गया, इस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष एज लिखा हुआ है, एज का प्रयोग कब करेंगे, एज का प्रयोग तब किया जाता है जब मेन क्लास में, ठीक है, मतलब सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसमें सच का प्रयोग हो जाए, जैसे सच बॉयज आया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आई डोंट नो सच बॉयज आ गया, ठीक। अब सच आया है तो अगले वाले में क्या होगा, एज आर लेजी, ठीक, जो भी आलसी कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मेन क्लास में हमारा सच आ गया है, ये शब्द आ गया है, तो फिर एडजेक्टिव क्लास की स्टार्टिंग किससे होगी, एज से हो जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, हाँ यदि, अच्छा देखिए ये तो हमने बता दिया कि इनसे स्टार्टिंग होती है तो हमारा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए यदि रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स जो ये ऊपर लिखे हुए हैं इनसे शुरू होने वाली क्लास अपनी एंटीसेडेंट क्लास माने पूर्ववर्ती उपवाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को ना बताए। कंडीशन क्या थी, कंजक्शन से स्टार्ट होना चाहिए और जो क्लास लिखी है वो विशेषता को बताए नाउन या प्रोनाउन की, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, विशेषता को ना बताए, तो फिर क्या हो जाएगा, तो यह सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास नहीं होगी, फिर क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट क्लास बन जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि वो विशेषता तो बता नहीं रही है, इसका अपना अलग से अर्थ निकल रहा है, निर्भर है ही ना, तो क्या बन जाएगी हमारी कोऑर्डिनेट क्लास बन जाएगी, ठीक है। और फिर वाक्य क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि अच्छी तरीके से पता है सबऑर्डिनेट क्लास किस वाक्य में आती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आती है हमेशा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहचानने के लिए बताया गया है कैसे, मतलब हम लोग जैसे कि उसमें बताया था नाउन क्लास में मेन वर्ब से क्या क्वेश्चन कर देंगे उसका जो आंसर मिलता है वो नाउन क्लास हो जाती है, ऐसे ही इसका तरीका बताया गया। ये देखिए मेन क्लास में आए हुए नाउन, क्योंकि इसी को तो क्वालिफाई करा रहा है, तो उसी नाउन या प्रोनाउन से क्या पूछ लेंगे हम लोग, कौन सा, जैसे मान लीजिए बॉय आया हुआ है, बॉय मीन्स लड़का, तो बोलेंगे कौन सा लड़का, ठीक है। अब इसका प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होगा सबऑर्डिनेट क्लास में, ठीक है, अगर वो उसकी विशेषता को बता रहा है, प्राप्त हो रहा है उत्तर, तो वही हमारी क्लास क्या बन जाएगी, एडजेक्टिव क्लास बन जाएगी। नहीं उत्तर प्राप्त हो रहा है तो नहीं, कोई दूसरी क्लास होगी वो फिर, ठीक है। फिर से पॉइंट को समझेंगे, मेन क्लास में आए हुए नाउन या प्रोनाउन से कौन सा प्रश्न करने पर, ठीक है, प्रश्न क्या करेंगे, कौन सा, इसका जो उत्तर मिलेगा वही हमारा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास हो जाता है, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया पहचानने का, ठीक है, सामान्यतः इनसे स्टार्टिंग होती है, या फिर ये क्वेश्चन करके पहचान सकते हैं हम लोग। और एक और बता दिया गया है, जिससे मान लीजिए इंग्लिश में वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में तो आसानी से पहचान सकते हैं, इनसे स्टार्टिंग होगी, ठीक है, और क्वेश्चन भी कर लेंगे, उसका आंसर मिल जाए तभी पहचान लेंगे। अगर हमने उसका ट्रांसलेशन कर लिया हिंदी में, ठीक है, अब पहचानने का तरीका क्या है, वाक्य का हिंदी अनुवाद करने पर जो उपवाक्य, भाई दो उपवाक्य होंगे ना, एक प्रधान उपवाक्य होगा या फिर मुख्य उपवाक्य जिसको बोलते हैं, और एक आश्रित उपवाक्य होगा जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास बोल देते हैं। अब वो उससे क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे जिसको उसी मतलब सबऑर्डिनेट क्लास की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, जिसको शब्द से या फिर जहां या फिर जो, इनसे अगर शुरू हो रही है तो हमारी क्या हो जाएगी, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश की है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास के बारे में। कुछ पॉइंट्स हम लोग ऐसे समझ लेंगे ब्रीफ, ठीक है, संक्षिप्त रूप में। पहला, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास क्या है, यह सबऑर्डिनेट क्लास का एक प्रकार होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, यह मेन क्लास में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कराता है। स्टार्टिंग किससे होगी इसकी, रिलेटिव एडवर्ब से या फिर रिलेटिव एडवर्ब से या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है, इनसे स्टार्टिंग हो जाती है। पहचानेंगे कैसे हम लोग, जो भी रिलेटिव क्या नाम उसमें मेन क्लास में नाउन या फिर प्रोनाउन आया है उससे पूछ लेंगे क्या क्वेश्चन, ये कौन सा प्रश्न कर लेंगे, जो आंसर मिल जाए वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो जाता है। या फिर क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद कर लेंगे और जिस भाग की स्टार्टिंग जिसको शब्द से हो रही हो, जहां शब्द से हो रही है, फिर जो शब्द से हो रही हो, वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो जाता है, ठीक है। ये हो गया सब। अब देखिए इसके बाद में एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। जैसे पहला एग्जांपल, आई हैड नेवर सीन द मैन हु अटैक्ड मी, ठीक, पहले तो क्लासेस छाटेंगे इसमें से। देखिए आई हैड नेवर सीन द मैन, ये देखिए यहाँ पर से मिल गया हु, तो एक तो ये क्लास हो गई हमारी हु अटैक्ड मी, और एक ये क्लास हो गई आई हैड नेवर सीन द मैन, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें मेन क्लास पहचानेंगे और दूसरी वाली जो है वो कौन सी क्लास है वो पहचानेंगे।
देखिए ये जो क्लास लिखी हुई है इसकी स्टार्टिंग किसी कंजक्शन से नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये मेन क्लास हो गई। आई हैड नेवर सीन द मैन, मैंने कभी उस आदमी को नहीं देखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से हु अटैक्ड मी, जिसने मुझ पर आक्रमण किया। ठीक है, अब जरा समझेंगे, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग हु से रिलेटिव प्रोनाउन से हो रही है, इसका मतलब है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास हो गई हमारी। अगर कोऑर्डिनेट क्लास होती तो किससे स्टार्टिंग हो रही होती, किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे यहाँ पर होता एंड, बट, येट, सो। ठीक है, तो क्या हो जाता हमारा वाले कोऑर्डिनेट क्लास हो जाती, और क्योंकि इससे स्टार्टिंग नहीं हो रही है तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। अब एडजेक्टिव क्लास है कि नहीं पता करेंगे। ये देखिए आई हैड नेवर सीन द मैन, इसमें कौन सा नाउन आया हुआ है, ये देखिए मैन, क्या हुआ आया हुआ है द मैन। अब इससे पूछ लो कौन सा आदमी, बता दिया गया जिसने मुझ पर आक्रमण किया, तो इसका मतलब ये जो है इसको क्वालिफाई करा रहा है, इसलिए ये हमारी एडजेक्टिव क्लास हो जाएगी और वाक्य कैसा बन जाएगा हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दोज हु डिवोट देयर लाइफ फॉर अ ग्रेट कॉज। ठीक है, नेवर फेल। अब इसमें देखिए एक चीज बता दें आपको, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास जो होती है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के पास में ही रहती है। कहने का मतलब ये है कि जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करा रही है वो, ठीक, उस नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में आती है, भले ही मेन क्लास दो भागों में बट जाए। ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन क्लास हो गई, उसमें नाउन आ गया है, ठीक है, अब नाउन के जस्ट बाद में ही एडजेक्टिव क्लास आनी है, अगर लास्ट में नहीं आए तो बीच में हम लोग लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है दोज। अब यहाँ पर से देख रहे हैं आप, हु से स्टार्टिंग हो गई, इसका मतलब ये क्लास तो अलग हो ही गई ना, हु से। हु डिवोट देयर लाइफ फॉर ए ग्रेट कॉज, ये इतनी जो थी हमारी ये क्लास बन गई है। ठीक है, हु से स्टार्ट होने वाली, और कौन सी होगी अभी पहचान लेंगे भाई, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास है या फिर कौन सी क्लास है। कह रहे हैं कि अब जरा मेन क्लास को जोड़िए, बिखरी हुई थी जो टूट गई थी दो भागों में। दोज नेवर फेल, ये दोज नेवर फेल, वो कभी असफल नहीं होते हैं, वो कभी असफल नहीं होते हैं। अब जरा देखना इसमें किसके बारे में, दोज, दोज यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। अब इसके बारे में पूछ लो इससे, कौन, ये देखिए कौन से असफल नहीं होते हैं, इसका आंसर क्या मिला, जो समर्पित करते हैं अपना जीवन फॉर ए ग्रेट कॉज, एक महान कार्य के लिए। आंसर मिल गया कि नहीं, तो मतलब कुल मिलाकर के ये देखिए एंटीसीडेंट हो गया, पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन जो भी है, और इसकी विशेषता जो है ये पूरी क्लास बता रही है। कौन से लोग, जो अपने जीवन को एक बड़े महान कार्य के लिए समर्पित करते हैं, कभी नहीं मरते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये क्लास कौन सी बन गई हमारी, सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट में कौन सी बन गई, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास। क्यों, क्योंकि ये दोष को क्वालिफाई करा रही है। ठीक है, इसकी विशेषता को बता रही है, इसलिए बाकी भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यूथ इज द टाइम। यूथ मीन्स क्या होता है, यूथ मीन्स इसमें नवयुवक। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यूथ इज द टाइम व्हेन द सीड्स ऑफ कैरेक्टर आर सोन। ठीक, अब देखिए इसमें पहचानेंगे, पहले क्लासेस को छांटिए। यूथ इज द टाइम, इतना हो गया हमारा, ये क्लास हो गई, यूथ इज द टाइम। ठीक है, यूथ ही वह समय है, किशोरावस्था, युवावस्था ही वह समय है। व्हेन, अब देखिए व्हेन से दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई, व्हेन द सीड्स ऑफ कैरेक्टर आर सोन। ठीक है, अब देखिए जरा व्हेन से स्टार्ट हुई, अब ये एडजेक्टिव क्लास है या नहीं पता करेंगे। मेन क्लास में देखिए यूथ इज द टाइम, युवावस्था ही वह समय है। ठीक है, अब इसमें से नाउन ये भी है और ये भी है। देखिए आगे किसके बारे में बताया गया, जब द सीड्स ऑफ कैरेक्टर माने चरित्र के बीजों को बोया जाता है, तो चरित्र के बीजों को बोया जाता है। अभी देखिए यूथ, कौन कह रहे हैं कि यूथ इज द टाइम, तो कौन सा टाइम है, जब चरित्र के बीजों को बोया जाता है। आंसर मिल गया, देखिए कौन सा का आंसर, हमें क्वेश्चन किया यूथ कौन सा टाइम है, कह रहे हैं यूथ इज द टाइम, तो कौन सा टाइम है, ये वाला टाइम है। आंसर मिल गया ना, तो यूथ की विशेषता यहाँ पर बता दी गई है, इसलिए ये जो एंटीसीडेंट हो गया, और यहाँ पर ये मतलब टाइम भी है, यूथ इज द टाइम, उसके पूरे के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि यह ऐसा समय है जो करेक्टर मतलब चरित्र के बीजों को जिसमें बोया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास हो गई, और क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ये मेन क्लास है, इसलिए बाकी हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही वेंट टू मेरठ, वह मेरठ गया। ठीक है, वेयर ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, जहां उसने अपना बिजनेस शुरू किया। अब देखना जरा, ये तो एक क्लास हो ही गई है भाई, मेन क्लास। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग वेयर से हो रही है, और हम लोग पर पढ़ चुके हैं, वेयर हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, ये क्या है हमारे, ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, इनसे स्टार्ट होने वाली क्लास हमारी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास होती है। लेकिन कंडीशन क्या थी कि इनके बाद वाला जो भी लिखा हुआ है ये क्वालिफाई कराएगा इसके पूर्ववर्ती नाउन को। इसके पूर्ववर्ती नाउन क्या है, ये देखिए एंटीसीडेंट क्या है इसका, मेरठ है। मेरठ है कि नहीं, अब देखिए मेरठ कह रहे हैं कि मेरठ के बारे में जहां उसने अपना बिजनेस शुरू किया था, तो इसकी कोई विशेषता थोड़ी ना है ये, है ना, ये मेरठ की विशेषता थोड़ी ना है। ही वेंट टू मेरठ, वह मेरठ गया।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वेयर ना लगाते, अगर एंड लगा देते, तब भी तो वाक्य बन जाता। ही वेंट टू मेरठ, वह मेरठ गया और वहां उसने अपना बिजनेस शुरू किया। ठीक, तो जब यहाँ पर एंड लग जाएगा, ये लगेगा ही नहीं, कुल मिलाकर के सबऑर्डिनेट क्लास नहीं बन पाएगी। कौन सी बन जाएगी? कोऑर्डिनेट क्लास बन जाएगी। इसलिए वाक्य हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इस पॉइंट को विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरठ की विशेषता ये थोड़ी ना जहां उसने बिजनेस स्टार्ट किया था अपना, है ना, बड़ा सा शहर, कोई भी विशेषता हो सकती है उसकी अलग से। बाकी सब में हम लोग नहीं लगा सकते। आई हैड नेवर सीन द मैन, मैंने कभी उन व्यक्ति को नहीं देखा और आक्रमण किया, ऐसा नहीं कर सकते ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एंड नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए हु की जगह पर एंड नहीं लगा सकते हैं, और यहाँ पर ये हु की जगह पर एंड नहीं लगा सकते, यहाँ पर भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी निकाल लीजिए, यूथ इज द टाइम, युवावस्था एक समय है, और ठीक, द करेक्टर द सीड्स ऑफ करेक्टर आर सोन, चरित्र के बीजों को बोया जाता है। नहीं, जब तक ये नहीं लगाएंगे सेंस नहीं बनेगा ना। यहाँ पर बन रहा है, तो इसीलिए ये हमारी कॉम्प्लेक्स क्या नाम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना होकर के कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ये वाली क्लास सबऑर्डिनेट क्लास नहीं रह गई है। कौन सी बन गई है? कोऑर्डिनेट क्लास बन गई है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने, आज के वीडियो में हम लोगों ने सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास की परिभाषा पढ़ी, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास को पहचानना सीखा। ठीक है, और कब ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास नहीं होती है, भले ही इसमें ये कंजक्शंस का यूज हुआ हो, ठीक है, वो कंडीशन क्या होती है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे कर सकते हैं? वाक्य दिए होंगे उनको पहचानने में, ठीक है, क्लास अंडरलाइन कर देंगे, पूछेंगे कौन सी क्लास है, इसको पहचानने में कर सकते हैं, बाकी ट्रांसलेशन बनाने में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो पहले के वीडियो जैसे नाउन क्लास हो गया, या फिर उसके पहले क्या हो गया, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए सारे वीडियोस को देखना जरूरी है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम लोग कौन सा बचा हुआ है? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। ठीक है, दो हो गए हैं, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास हो गया है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास हो गया है, अब तीसरा प्रकार बचा है सबऑर्डिनेट क्लास का, कौन सा? एडवर्ब क्लास। आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ट्रांसलेशन वगैरह बनाते हैं और कहाँ पर कंजक्शन का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।